हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट पॉल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसे समझना। इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? देखिए, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात, यानी पंचायती स्तर पर जो पंचायती राज है, इंपॉर्टेंटली इसे समझेंगे। रिवाइटलाइजेशन का मतलब होता है उसका वापस से पुनर्उत्थान करना। जो वो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं एक टाइम के बाद कोई चीज़ एकदम डिक्लाइन होने लगता है ना, उसका रिवाइटलाइजेशन कर देना, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देना, है ना। द रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज वॉज अचीव्ड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? रिवाइटलाइजेशन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिल जाना, सपोर्ट मिल जाना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था। द अमेंडमेंट ओज इट्स ओरिजिन टू द लीडरशिप एंड विजन ऑफ राजीव गांधी। और ये जो अमेंडमेंट आया था, 73rd अमेंडमेंट आया था, इसने इसकी जो लीडरशिप है वो किसके लीडरशिप में? राजीव गांधी के लीडरशिप विजन में हुआ था। 1988 की बात करते हैं। कोयम्बटूर वर्कशॉप ऑन रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, नाम है, इंपॉर्टेंट है, कोयम्बटूर वर्कशॉप ऑन रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। राजीव गांधी एम्फेसाइज्ड, वो किस बात पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं? वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू लैक रिप्रेजेंटेशन। वो कहते हैं कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिले के स्तर पर प्रशासन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। मतलब लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दिख रही है उसके अंदर, जिम्मेदारी का भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वहाँ पर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व ही नहीं हो रहा है। वहाँ के लोगों की बात तो कोई नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि उनको कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन देने वाला कोई नहीं है। पहली बात ये। दूसरी, डेक्लाइन ऑफ पंचायती राज आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पीपल। क्या हुआ कि जब डेक्लाइन हो गया पंचायती राज का, पंचायती राज एकदम डेक्लाइन होने लगा, इसका कारण इससे क्या हुआ? जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन था, वो आइसोलेटेड फील कर रहा था, बहुत अकेला फील कर रहा था। फ्रॉम पीपल, अपने आप को अलग थलग मान के देख रहा था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स से खुद को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि पंचायती राज का डेक्लाइन हो गया था। ओके। थर्ड बात आती है रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पीपल्स नीड एंड एस्पिरेशन। अब लोगों की जो है रिड्यूस हो गई थी, लोगों की सेंसिटिविटी पीपल्स की ज़रूरतें और एस्पिरेशंस में नहीं रही थी, क्योंकि मतलब आपस में संबंध टूट रहे थे लोगों की नीड्स के और एस्पिरेशंस के, उनकी सेंसिटिविटी ब्रेक हो रही थी। तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि भाई पंचायती राज का डेक्लाइन हो रहा था। पंचायती राज एमर्ज्ड एज अ मेजर इंस्टीट्यूशनल चैनल फॉर रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो पंचायती राज था वो इस तरह से उभरा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर चैनल था। एक चैनल होता है ना, माध्यम, किसके बीच में? पीपल्स के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल था पंचायती राज। लेकिन अब वो क्या था? डेक्लाइन में चला गया था। तो क्या हुआ था? लोगों की आपस में जो है सेंसिटिविटी टूट रही थी, इसीलिए उसके रिवाइटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। इसीलिए हम कहते हैं, हम 73rd को लेकर पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट हुआ था। देखिए, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो कब आया था? 1992, कैम इनटू फोर्स इनटू 19 अप्रैल 1993 में। फोर्स में तो आ गया था वो 24 अप्रैल 1993 में, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। द अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। ये अमेंडमेंट एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था, बहुत इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट थी इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। जब भी हम बात करते हैं, हम इसे भी लिख सकते हैं कि एक माइलस्टोन था ये। सेंट्रल क्वेश्चंस बिहाइंड द अमेंडमेंट, क्या क्या क्वेश्चंस थे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके बिहाइंड, इस अमेंडमेंट के पीछे, कि क्यों आना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मेंट ओनली टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर? क्या इसका आने का मतलब यही है कि इसको सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाएगी? और टू क्रिएट जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस और पार्टिसिपेटरी सेल्फ गवर्नमेंट, या इस अमेंडमेंट के आने के पीछे वास्तव में आप जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल पावर और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करोगे? इन प्रैक्टिस पंचायत ओफन फंक्शन एज, प्रैक्टिस में पंचायत कैसे फंक्शन करती है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, वो इंपॉर्टेंट एजेंसीज को इम्प्लीमेंट करती है, सेंटर की या फिर स्टेट की स्कीम्स होती हैं उनको एक तरह से एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के तौर पर पंचायती राज काम करती है। एक एजेंसी तो है, सेंटर की कोई स्कीम, स्टेट की कोई स्कीम, उसको लोकल लेवल पे लागू करना। ओके। डिपेंडेंट बॉडीज रेदर देन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे बात की गई है कि अब जो ये बॉडीज थी पंचायती राज, ये क्या थी? डिपेंडेंट थी। ये किस पर निर्भर थी? सेंटर और स्टेट पर निर्भर थी।
ना कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन थी। ये ऐसा नहीं है कि स्वायत्त खुद निर्णय ले रही है, खुद चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये डिपेंडेंट थी। तो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो हम बात करते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको अपना इच्छा होती है, सबकी लोकतांत्रिक मतलब सबको विकेंद्रीकरण का वो दिया जा रहा है, तो ये सब कोर ऑब्जेक्टिव थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के, वाज टू रियलाइज महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ स्वराज्य, हमारा खुद का राज्य, स्वराज्य की बात करना, ये सब कोर ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे वो देखते हैं। स्वराज्य इम्प्लाइज, स्वराज्य कहाँ पर लागू होगा? स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ रूल, जहाँ हम कर सकें, हम खुद का शासन कर सकें, वहाँ हमारा सेल्फ रूल यानी स्वराज्य है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारी जड़ से जुड़ी हुई लोकतंत्र, हम नीचे चाहे कितनी ही छोटी यूनिट हो वहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, वो हमारी ग्रास रूट लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर, शासन के अंदर लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो मायने रखता है। द यूनिट फोकस ऑन, ये वाली जो यूनिट है, ये जो हम इंपॉर्टेंटली पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये बात करेगा फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देयर रोल इज स्ट्रेंथनिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो किस चीज़ की बात करता है भाई? स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ओके, लेकिन 73 से पहले कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जिसके बाद 73rd आया था, वो हम देख लेते हैं, जो कि फेल हो गए थे एक तरह से। हम इनिशिएटिव टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने से पहले कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। बिफोर द 73rd अमेंडमेंट 2 बिल्स वर इंट्रोड्यूस, 2 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे। पहला है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे, एंड दूसरा है 65, बस 64 और 65 याद रखना है आपको। ओके, 2 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे। बोथ बिल्स फेल्ड टू पास ड्यू टू, दोनों ही बिल क्या हो गए थे? फेल हो गए थे पास होने से। दोनों ही बिल आप मान लीजिए फेल हो गए थे। कौन सा? 64वां और 65वां संविधान संशोधन वाले बिल फेल हो गए थे। अब क्यों हुए थे? रीजन है अपोजिशन इन द राज्यसभा। भाई अपोजिशन जो थी राज्यसभा में, इसके कारण, एक तो ये कारण था अपोजिशन इन राज्यसभा के कारण, दूसरा फियर ऑफ एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल एंड लोकल गवर्नेंस। एक बहुत ज़्यादा फियर था एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल का, बहुत ज़्यादा डर था सेंट्रल कंट्रोल कर लेगी और लोकल गवर्नेंस, ओवर लोकल गवर्नेंस, ये डर सता रहा था। तो इसके कारण फियर ऑफ एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल ऑन लोकल गवर्नेंस। ओके, देन रेसिस्टेंस फ्रॉम स्टेट्स टू इरोजन टू फेडरल ऑटोनॉमी, क्योंकि रेसिस्टेंस स्टेट्स को मतलब एक तरह से बाहर रखा गया फेडरल ऑटोनॉमी से। ओके, डिस्पाइट फेलियर द बिल्स, लेकिन फेलियर के बाद भी ये जो बिल था इनिशिएटेड अ नेशनल डिबेट बन गया था ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पीआरआईज, कि भाई जो पीआरआईज हैं, पंचायती राज ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा मिलना ज़रूरी है। ये हेल्प्ड पार्लियामेंटेरियंस एग्जामिन द इशू इन डिटेल, ये पार्लियामेंटेरियंस को हेल्प करेगा कोई भी एग्जामिन करने में इशू को डिटेल में, जब एक पीआरआईज को वो मिलेगा। तो ये फेलियर के बाद भी जो है ये डिबेट बहुत ही ज़्यादा जारी रही। बाय द टाइम द मिड टर्म ऑफ लोकसभा कन्वेंट अ ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एमर्ज्ड, एक बहुत कंसेंसस मतलब लोगों की स्वीकृति कह सकते हैं, एक सामने आई, एमर्ज हुई। पीआरआईज वर सीन एज एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज, फिर पीआरआईज को देखा गया कि जो पंचायती राज है वो तो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है भाई, किस चीज़ का? विकास का, और चेंज लेकर आएगा समाज के अंदर, वो देखा गया। आफ्टर कमिंग टू पावर इन 1991 द कांग्रेस गवर्नमेंट, जब जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट 1991 में पावर के अंदर आती है, गेव टॉप प्रायोरिटी, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देती है टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, बहुत एक दर्जे पे रखती है, टॉप प्रायोरिटी पे रखती है। इंट्रोड्यूस द 72nd अमेंडमेंट बिल 1991 में, पहले 72वां संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस करती है 1991 के अंदर। ओके, जो बिल होता है, जो 72 वाला बिल होता है, पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 22 दिसंबर 1992 को वो पास हो जाता है। इनेक्टेड एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, फिर इनेक्ट होता है किस रूप में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1992 के अंदर। द अमेंडमेंट जो होता है ओपन अ न्यू चैप्टर इन इंडियन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस अमेंडमेंट ने इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में एक नए ही चैप्टर की शुरुआत कर दी, एक नए चैप्टर को ओपन अप कर दिया। ओके,
गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन का मतलब होता है संवैधानिक दर्जा दिया गया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जो नीचे स्तर पर सेल्फ गवर्नमेंट थी उनको एक अपना संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायत वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब पंचायत को कैसा देखा जाने लगा कि भाई वो तो इंस्टीट्यूशन है, किसके, सेल्फ गवर्नमेंट के क्या बन गए हैं, इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। इनको दो वे में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला है ऑटोनॉमी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन लोकल गवर्नेंस। अब उन्हें थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई थी, उनका जो क्षेत्राधिकार था उसको बहुत एक्सक्लूसिव जोन दिया गया था, यानी कि लोकल गवर्नेंस को, और उनको बहुत मजबूत कर दिया गया था उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, संघवाद को। मतलब संघवाद क्या होता है, जहाँ पावर्स डिवाइडेड होती है, तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक संघवाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। उन्हें अब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेने का भी हक था, स्ट्रेंथन, मजबूत किया गया। द 73rd अमेंडमेंट established पंचायत एज द डी फैक्टो थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस। तो इस तरह से डी फैक्टो थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस के रूप में जो है यहाँ पे 3 टायर, पहले 2 ही टायर रहती थी, सेंटर एंड स्टेट। अब जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, जो पंचायती राज है, वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में सामने आती हैं। इनकरेज डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम स्टेट्स टू लोकल बॉडीज। अब जो स्टेट से लेके लोकल बॉडीज तक पावर्स का डेलीगेशन, कि भाई स्टेट को अपनी पावर्स किसको डेलीगेट करनी पड़ेगी, लोकल बॉडीज को। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस गुहान, द अमेंडमेंट स्ट्रेंथन, जो अमेंडमेंट है उसने स्ट्रेंथन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म को। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमने ऊपर भी पढ़ी थी। इनेबल्स डेलीगेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर, मतलब प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ इकोनॉमिक शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर भी डेलीगेशन करनी पड़ेगी, उसका प्रत्यायोजन करना पड़ेगा, नीचे के लोगों को देना पड़ेगा। हाउएवर पंचायत ड्राइव देयर पावर्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेशन, लेकिन फिर भी जो पंचायत है वो अपनी पावर्स कहाँ से लेता है, स्टेट के लेजिस्लेशन से लेता है। देयर ऑटोनॉमी डिपेंड्स ऑन लॉज पास्ड बाय द स्टेट। पंचायत की जो अथॉरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो स्टेट कोई भी लॉ पास करता है उसके ऊपर करती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फीचर क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। फीचर्स तो बहुत पूछे जाते हैं, तो उसे इस तरह से हम पॉइंट्स में याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड पार्ट 11, किसके अंदर है ये दिया हुआ, हमारे संविधान के भाग 11 के अंदर। ओके, पार्ट 11 में इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द पार्ट 9 है, पार्ट 9 में दिया हुआ है। ओके, पार्ट 9 वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ इंसर्ट है, पार्ट 9 में दिया हुआ है। पार्ट 8 के बाद जो पार्ट आता है 9, वहाँ दिया हुआ है। द 11th शेड्यूल, पार्ट 9 है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का और शेड्यूल 11 है। ओके, पार्ट है 9 और शेड्यूल है 11। तो द 11th शेड्यूल वाज एडेड आफ्टर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है ना। ओके, तो 11th शेड्यूल में हम बात करेंगे पंचायती राज की। आर्टिकल 243G पावर की बात कर रहा है और 29 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो आर्टिकल 243G लिस्ट्स 29 सब्जेक्ट इंटरेस्टेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs। ओके, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 29। पंचायत मेड मैंडेटरी एट 3 लेवल्स, पंचायत को 3 लेवल्स पर, 3 लेवल्स के ऊपर, ये ट्राइंगल से ड्रॉ करके 3 लेवल्स के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब संविधान ने इसे अपना दर्जा दिया उसके बाद मैंडेटरी, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट्स विद पॉपुलेशन बिलो 20 लाख में स्किप द इंटरमीडिएट लेवल। कौन सा ऐसा स्टेट, जो स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वो इस चीज़ को स्किप कर सकती है, पूरे को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको, इंटरमीडिएट लेवल को। जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वो बस इसको स्किप कर सकती है, हो सके तो वो इसे नहीं रख सकती, वो उनका अपना डिसीजन है। किस शर्त पर, जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, बिलो। ओके, बाकी तो भाई मैंडेटरी है, सबको अपने 3 स्तर रखने ही पड़ेंगे, कोई भी स्टेट हो। लोकल लेवल को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिलने के बाद ये मैंडेटरी हो गया है, 3 लेवल। ओके, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट, 3 याद करने हैं। दिस ब्रॉट यूनिफॉर्मिटी इन पंचायती राज स्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। यही चीज़ जो मैंडेटरी कर दिया था, यही चीज़ क्या लेकर आती है, ये चीज़ लेकर आती है यूनिफॉर्मिटी इन पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है। इलेक्शंस देखते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर ऑल मेंबर्स एट ऑल लेवल्स। भाई अब देखिए सारे लेवल्स हैं,
सारे ही लेवल्स के ऊपर आपके इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर ऑल मेंबर, सारे मेंबर्स, ऑल इलेक्शन। ओके। चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड इनडायरेक्टली। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे ऑल लेवल्स के ऊपर, ऑल मेंबर्स के, लेकिन चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं, चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं किस किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरमीडिएट, इन दोनों लेवल पे चेयरपर्सन इन दोनों लेवल पे कैसे सेलेक्ट होगा, कैसे इलेक्ट होगा, इनडायरेक्टली होगा, याद होना जाना चाहिए। चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन दोनों लेवल पे कैसे सेलेक्ट होगा चेयरपर्सन, इनडायरेक्टली होगा। ओके। मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ विलेज चेयरपर्सन लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। जो चेयरपर्सन है विलेज का, जो चेयरपर्सन हमने इसको छोड़ दिया था ना, जो चेयरपर्सन है विलेज का, उसका जो इलेक्शन है वो किसके ऊपर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट जाने। ओके, ये इलेक्शन का रहेगा। वोटिंग राइट्स की बात कर लेते हैं। ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन हैव द राइट टू वोट। सभी के पास वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, चेयरपर्सन हो या फिर नॉर्मल मेंबर्स हो, सबके पास क्या अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। देन रिजर्वेशन प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। SC एंड ST सीट्स रिजर्व्ड इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब भाई देखिए, जैसी उनकी वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा। एटलीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, लेकिन 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन की बात की गई है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंक्लूडिंग ST एंड SC कैटेगरी की वुमेन्स भी इनके अंदर ही आती है। 1/3 सारी वुमेन्स को मिलेगी 1/3 रिजर्वेशन, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी बात है ये। रिजर्वेशन अप्लाइज टू चेयरपर्सन पोस्ट ऑल्सो, चेयरपर्सन के पोस्ट पर भी रिजर्वेशन अप्लाई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। टेन्योर देख लेते हैं। यूनिफॉर्म टेन्योर ऑफ 5 years फॉर ऑल PRIs के जितने भी लेवल्स हैं उनका यूनिफॉर्म लेवल 5 years का जो है याद रखना है। इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। अगर कोई भी चीज़ भंग हो जा रही है, बिखर जा रही है, गिर जा रही है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर डिसोल्यूशन के आपको इलेक्शंस हेल्ड करवाने हैं। ओके, ये टेन्योर है। कंटिन्यूटी क्लॉज, एग्जिस्टिंग पंचायत कंटिन्यू टिल देयर टर्म एक्सपायर्स अनलेस डिसॉल्व। जो एग्जिस्टिंग पंचायत होती है, जो एग्जिस्टिंग पंचायत कंटिन्यू करेगी अपने टिल देयर टर्म एक्सपायर्स अनलेस डिसॉल्व, अगर वो डिसॉल्व नहीं हुए तो अपना टर्म कंप्लीट करेगी। ओके। अर्लियर पंचायत लॉज कंटिन्यू इफ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द अमेंडमेंट। देखिए, इसमें ऐसा कहा गया है कि एग्जिस्टिंग पंचायत, जो पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू होने से पहले की है, बनी हुई है, ओके, मतलब पहले बनी हुई थी, उनको अपना पूरा टर्म कंप्लीट करने को दिया जाएगा। भाई आप अपना पूरा टर्म कंप्लीट कर सकते हो जब तक उन्हें लीगली डिसॉल्व ना कर दिया जाए। मतलब अमेंडमेंट आते ही पुरानी पंचायत तुरंत ख़त्म नहीं होती है, तो पुराने पंचायत लॉज का फिर क्या होगा, जो पुराने पंचायत के लॉ बने हुए हैं, जो पहले के स्टेट पंचायत लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, वो कंटिन्यू ही करेंगे जब तक वो नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंस नहीं है, तब तक तो वो कंटिन्यू करेंगे। अगर वो उससे मेल खा रहे हैं तब तक तो करेंगे। जैसे ही अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो भाई अमेंडमेंट का रूल ही चलेगा। मतलब जो पुरानी पंचायत है, ओके, पुरानी पंचायत है, वो जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं करती है वो अपना पूरा करेगी, डिसॉल्व नहीं करना है उसको। और अगर मान लो उसके रूल वगैरह नए वाले अमेंडमेंट से मेल नहीं खा रहे हैं, हटा दो, नए वाले मेल जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग करो, और खा रहे हैं तो फिर चलने दो। ये था एक ऐसा कंटिन्यूटी क्लॉज एक आता है, हम पढ़ते हैं उसमें ये आता है। तो अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है तो पुराना लॉ वैलिड रहेगा। ओके। फिर हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स, सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स पंचायत इलेक्शन। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो क्या करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरा एकदम अच्छे से कंडक्ट करवाएगा, सुपरवाइज करेगा अच्छे से और कंट्रोल करेगा पंचायत के इलेक्शंस को। प्रिपेयर्स एंड मैनेज इलेक्टोरल रोल्स, और किस चीज़ को प्रिपेयर करेगा, मैनेज करेगा इलेक्टोरल रोल्स को। ओके। फाइनेंशियल पावर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स में ऑथराइज पंचायत टू लेवी। जो स्टेट की लेजिस्लेचर है
वो किस चीज़ को ऑथराइज करेगी? पंचायत को, कि भाई वो ले सकती है, कलेक्ट कर सकती है टैक्सेस को, यूज़ कर सकती है लोकल टैक्स को अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए। प्रोविज़न है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, की ज़रूरत पड़ी तो भाई स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड जो है वो पंचायती राज को मदद, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, ग्रांट इन एड करेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC है टू बी कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। भाई स्टेट की जो फाइनेंस कमीशन है वो 5 साल के लिए बनेगी ही बनेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू, वो उसका काम होगा रिव्यू करना फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशंस को रिव्यू करना। रिकमेंड्स टैक्स शेयरिंग, ग्रांट्स एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेंथनिंग मेजर्स। भाई रिकमेंड करो टैक्स की शेयरिंग जो भी है, ग्रांट्स हैं तो उसको, एंड फाइनेंशियल मजबूती प्रदान करना, मेजर्स देखना, ये सब चीज़ें। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या करेगी इसमें? ये किस में आती है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 अमेंड सब क्लॉसेज B में आती है। रिकमेंड मेजर्स टू सप्लीमेंट, ये जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है CFC जो है वो रिकमेंड करता है सप्लीमेंट पंचायत रिसोर्सेज बेस्ड ऑन SFC's रिपोर्ट एंड स्टेट रिक्वायर्स टू अमेंड पंचायत एक्ट्स विद इन 1 ईयर टू कन्फर्म विद द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट को जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर है कि पंचायत एक्ट्स को अमेंड करे 1 साल के अंदर, कंफर्म करे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो वो मेल खाएं। ऐसा थोड़ा इस पर चर्चा और कर लेते हैं जब हम पढ़ ही रहे हैं कि CFC है ना, CFC का काम जो है वो सिर्फ सेंटर या स्टेट के बीच पैसा बांटना ही नहीं है कि भाई सेंटर को इतना पैसा चाहिए, ये ऐड चाहिए, नहीं। अमेंडमेंट के बाद जो अमेंडमेंट हो रहा है 73rd अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद CFCs को ये भी देखना होता है कि पंचायत जो है, जो गाँवों की सरकार को पैसा कैसे और कितना दिया जाना है, ये कौन देखता है? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन देखना है कि कैसे दिया जाना है। पंचायत के पैसों के लिए कैसे डिसाइड होता है कि देखिए हर स्टेट अपनी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है SFC हमने ऊपर पढ़ा वो बनाती है। ओके, हर स्टेट बनाएगी ही, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। SFC बताती है, ये जो SFC है वो क्या बताती है? SFC बताती है कि पंचायत को कितने रिसोर्सेज, जैसे फंड, टैक्स, ग्रांट चाहिए पंचायत को। ये क्या बताएगी कि पंचायत को कितने रिसोर्सेज वगैरह चाहिए। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन SFC की रिपोर्ट जो होती है, ये जो रिपोर्ट देती है, यहाँ रिपोर्ट की बात की गई है, इसके बेस पर रिकमेंड करती है कि पंचायत को एक्स्ट्रा पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा की हम बात करते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा कैसे मिले। पंचायत एक्ट अमेंड करने का रूल क्या रहता है? पंचायत एक्ट में अमेंड करने का रूल क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो नए रूल्स आए, जैसे 73rd के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए रूल्स आए, है ना, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अपना पंचायत का एक्ट चेंज यानी अमेंड करना पड़ता है। हर 1 साल के अंदर अपना पंचायत का जो एक्ट होता है वो चेंज करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पंचायत को पैसा और पावर दो, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है पंचायत को क्या दो? पैसा और पावर दो। SFC बताता है कि इस स्टेट की पंचायत को इतना पैसा चाहिए, और CFC बोलता है ठीक है भाई, सेंटर से इतना फंड पंचायत के लिए दिया जाता है या दिया जाए, तो स्टेट बोलती है हम अपना पंचायत लॉ 1 साल में अपडेट कर देंगे, राइट। तो ये था इसमें ये लिखा हुआ। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑन द 73rd अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। तो देखिए, द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस, ये जो हमें है ना एक जनरल नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक दिशा निर्देश दे रहा है हमको, नॉट डिटेल्ड ऑपरेशनल रूल्स। इसमें कोई ये डिटेल्ड ऑपरेशनल रूल्स नहीं है, बस एक जनरल गाइडेंस दे रहा है ये अमेंडमेंट। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है इसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया भाई PRIs को, बिल्कुल। परमानेंट 3 टायर सिस्टम लागू हो गया हर स्टेट की पंचायत में। मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन होने लगे, अब हर 5 साल में इलेक्शन करवाने हैं, है ना। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वाया SFCs, हमने ऊपर अभी रिपोर्ट्स वाला पढ़ा, तो एकदम फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी अच्छा एकदम ढांचा तैयार हो गया। अर्लियर, पहले की बात करें, PRI वर मेंशन्ड ओनली इन आर्टिकल 40 DPSP। पहले तो क्या था? सिर्फ DPS में सरकार ऐसा करेगी, तो मतलब ठीक है, करे ना करे 40 में बस मेंशन कर दिया, है ना। कंसिडर्ड लिप सर्विस, पहले ऐसा था कि बोल दिया तो करेगी, एक तरह से आपको प्रोवाइड कर दिया, नहीं, अब एकदम कॉन्स्टिट्यूशन देना ही पड़ेगा आपको पंचायती राज का अधिकार, तो अब मैंडेटरी है। आफ्टर द अमेंडमेंट क्या हुआ इसमें? PRI गेंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वैधता मिल गई। अब जिसके पास वैधता है वो क्या है? पावरफुल है।
ओके, नाउ पीआरआई क्या हो गई, अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, इसमें बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी आ गई। इंडिया इफेक्टिवली बिकम 3 टायर फेडरेशन। अब इंडिया के अंदर 3 स्तरीय गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। अब लोकल भी को एक दर्जा मिल गया। क्रिटिसिज्म देखने को मिला, नो सेपरेट, इसका भी क्रिटिसिज्म है कि नो सेपरेट पंचायत लिस्ट एडेड टू द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में पंचायत लिस्ट भाई ऐड ही नहीं की गई। कितनी लिस्ट ऐड की गई, देखिए, सेंट्रल लिस्ट जो जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 ही तो लिस्ट है। एक रेजिडरी पावर वो भी सेंटर के पास है ना। लेकिन ये इसमें क्रिटिसिज्म ये मिला कि पंचायत की लिस्ट अलग दो, पंचायत अपने मामले में अपने सब्जेक्ट्स पर कैसे कैसे काम कर सकती है वो। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर इंश्योर्ड तो हुआ, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है पंचायत आने के बाद, लेकिन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पंचायत लेफ्ट टू स्टेट्स। लेकिन जितनी भी साइज थी और कंपोजिशंस थी, पंचायत लेफ्ट टू स्टेट्स। इरेगुलर इलेक्शंस आए, अ क्रॉनिक प्रॉब्लम थी भाई, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक कोई बीमारी होती है वो रहती है ना, वही क्रॉनिक प्रॉब्लम, कोई समस्या लंबे समय तक, वर कॉन्स्टिट्यूशनली एड्रेस। लेकिन इस 73rd के बाद ये चीज़ को जो है वो बहुत फ़ायदा मिला कि अब तो रेगुलर इलेक्शन भी होने लगे। पहले ऐसा नहीं था, जब पहले की पंचायती राज थी, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त नहीं था ना, उसमें बड़े ही इरेगुलर इलेक्शंस होते थे, क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, साइज़ और उसके वजह से जो स्टेट है ना, पंचायत को ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। तो ये सब इसमें हमने पढ़ा था। तो इन इरेगुलर इलेक्शंस के कारण सम स्टेट्स डिलेड कंप्लाइंसेस, कोर्ट्स इंटरवेंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ कोर्ट्स का इंटरवेंट देखने को मिला था। ओके, ग्राम सभा क्या है, एक बहुत ही ग्राम सभा को मैंडेटरी कर दिया था, मेड मैंडेटरी, ग्राम सभा होनी ही चाहिए। स्टेट डिसाइडेड इट्स पावर, स्टेट जो है ग्राम सभा की पावर वगैरह डिसाइड करेगा। मोस्टली असाइंस सेरिमोनियल और हम कह सकते हैं टोकेनिस्टिक्स रोल्स है। ओके, असाइन करते हैं सेरिमोनियल रोल्स। कंसर्न रेस्ड, क्या कंसर्न आया था, डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ विलेज चेयरपर्सन मे क्रिएट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ विलेज चेयरपर्सन का जो है डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और इस हिसाब से कि जो फर्स्ट आता है सब में से वो होगा चेयरपर्सन। प्रेजेंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज में ओवर शेडो लोकल लीडरशिप, और जो एमपीज और एमएलएज की जो प्रेजेंस थी ना, वो लोकल लीडरशिप को क्या कर रही थी, ओवर शेडो कर रही थी। अब जहाँ भाई एमपी और एमएलए आ गए, लोकल लीडरशिप, लोकल लोग खड़ा हुआ है कोई इलेक्शन के अंदर, उसको तो ओवर शेडो करेगा। जनता किसके और भागेगी, एमपी एंड एमएलएज के। तो ये एक कंसर्न उठा था वहाँ पर उस समय। फिर ब्यूरोक्रेसी एंड पीआरआई की टेंशन की बात करते हैं तो लैक ऑफ क्लियर रोल ऑफ डिमार्केशन, कोई क्लियर रोल नहीं था, कैसे होगा। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस सीन एज अ मेजर हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेसी का जो एक हम कह सकते हैं हस्तक्षेप आप कह सकते हैं, या फिर वहाँ उनकी प्रेजेंस कह सकते हैं, एक तरह से ये एक हर्डल था, एक प्रॉब्लम के तरह देखा जा रहा था। डिवोल्यूशन इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, डिवोल्यूशन क्या था, एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, डिवोल्यूज कर देना पावर्स को। ओके, नीड्स डिटेल रूल्स प्रोसीजर अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, इसको ज़रूरत है। डिवोल्यूशन को किसकी ज़रूरत है, रूल्स प्रोसीजर की, बहुत एकदम अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, राइट। विदाउट दिस, डिवोल्यूशन के बिना 11th शेड्यूल रिस्क बिकमिंग शॉपिंग लिस्ट, 11th शेड्यूल का जो था, शेड्यूल जो थी एक शॉपिंग लिस्ट की तरह बनती जा रही थी। देन परसिस्टेंस प्रॉब्लम आई, इनएडिक्वेट फाइनेंसेस थे उस समय, लिमिटेड रोल इन डेवलपमेंट प्लानिंग में था। ये सब अमेंडमेंट से पहले के बहुत सारे टेंशन्स आए थे, ये ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। लिमिटेड रोल इन डेवलपमेंट प्लानिंग, बहुत डेवलपमेंट प्लानिंग में, विकास की प्लानिंग करने में लिमिटेड रोल था। रिलेक्टेंस टू शेयर पावर विद वीकर सेक्शंस, वो वीकर सेक्शंस के साथ पावर शेयर नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चंस क्या क्या उठे, विल डिवोल्यूशन एक्चुअली ऑकर इन प्रैक्टिस, क्या वास्तव में पावर दी जाएगी, एग्जीक्यूटिव पावर प्रैक्टिस में दी जाएगी। विल ब्यूरोक्रेसी कॉपरेट, क्या ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है वो कॉपरेट करेगी। विल मार्जिनलाइज ग्रुप ट्रूली बी एम्पावर्ड, क्या वास्तव में हाशिए पड़े समूहों को सशक्त किया जाएगा इस अमेंडमेंट आने के बाद। ये ऑब्जर्वेशंस थे, राइट। लिमिटेशंस और डिस्क्रिएशनरी प्रोविजंस को देखते हैं, क्या क्या थे। डिस्क्रिएशनरी होता है जो भाई पंचायत के ऊपर खुद के पास रहता है कि हाँ आप जो है मतलब अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो। 29 सब्जेक्ट्स इन द 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स थे, 29। डू नॉट कन्फर लेजिस्लेटिव पावर्स, ओके, डू नॉट कन्फर लेजिस्लेटिव पावर्स,
इंपॉर्टेंट बात है, एकदम याद कर लेनी है। ओनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इसका मतलब इन 29 सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, वाटर सप्लाई, पॉवर्टी एलिविएशन, ये सब सब्जेक्ट्स पंचायत से रिलेटेड काम ही बताते हैं, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि 29 सब्जेक्ट्स जो का मतलब ये नहीं है कि पंचायत का लॉ बनाने की पावर मिल जाएगी, एकदम पंचायत कुछ भी बना सकती है, नहीं। डू नॉट कन्फर लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है लॉ बनाना लेजिस्लेटिव पावर होता है। 11 शेड्यूल में पंचायत को लॉ बनाने का अधिकार नहीं देता है। 11 शेड्यूल ये नहीं कहता है आइए मन मर्जी अपना प्रोविज़न या फिर लॉ बना लीजिए पंचायत, नहीं। लॉ बनाने का राइट किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ओके, यही रखता है अपने पास। पंचायत सिर्फ काम इम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है? काम को क्रियान्वित करती है, स्कीम्स चलाती है, डेवलपमेंट के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करती है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है लेकिन वो कन्फर नहीं करती है लेजिस्लेटिव पावर को, ये याद रखना है। पंचायत को डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, जैसे कौन सा रोड बनेगा, किस एरिया में बनेगा, किस एरिया में पानी सप्लाई होगा, ये सब। पर ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर लेना पड़ता है, अपने मन मर्जी से नहीं ले सकती पंचायत, फ्रेमवर्क के अंदर लेना पड़ता है। पर ओके, पंचायत का काम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, स्टेट का काम है लॉ बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, है ना, कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से टैक्सेस पे पंचायत पैसा ले सकती है, कर ले सकती है, टैक्सेस ले सकती है। ये रिकमेंडेशन मैंडेटरी और बाइंडिंग नहीं होती, है ना। जैसे है रिकमेंडेशंस जो भी होगी ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पूरी मान ले एसएफसी की रिकमेंडेशन, या पूरी पार्शली मान ले, या इग्नोर भी कर सकती है। ये फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एसएफसी का नहीं। एसएफसी की रिकमेंडेशन याद रखना है बाइंडिंग नहीं होती है, नॉट बाइंडिंग, ओके। किन किन चीज़ों का डिवोल्यूशन होगा? फंक्शंस का होगा, काम का होगा, फंक्शनरीज का होगा, काम करने वाले लोगों का या संस्था का, या फंड्स का होगा। इन तीनों चीज़ों का डिवोल्यूशन होगा, दिया जाएगा उनको। डिपेंड्स एंटायरली ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स विल, ये किसके विल, ये कौन इन चीज़ों को तय करेगा? इन चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। सब्जेक्ट्स इन 11 स्केड्यूल्स हैंडल्ड बाय मल्टीपल मिनिस्ट्री, जो 11 स्केड्यूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट है ना उसको बहुत सारी मिनिस्ट्री हैंडल करती है। क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशंस इश्यूज, और क्या इश्यू कोऑर्डिनेट करती है? इश्यूज़ को। कमिटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, और क्यों करती है? कमिटमेंट है ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि 11 स्केड्यूल्स काफ़ी सब्जेक्ट्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, अलग अलग स्टेट मिनिस्ट्रीज में कंट्रोल होते हैं इसमें। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है, सब अपने हाथ में रखना चाहती है कंट्रोल को। डिपार्टमेंट्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका रिजल्ट ये आता है कि पंचायत तक पावर्स और फंड स्मूथली ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं रियल में। पंचायत के काम के लिए कोऑर्डिनेशन को मतलब समझना ज़रूरी है कि पंचायत के काम के लिए एक समन्वय स्थापित करना भी ज़रूरी है। पंचायत के काम के लिए एक मिनिस्ट्री स्कीम बनाती है, एक मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है? स्कीम बना रही है, ठीक है। दूसरी मिनिस्ट्री फंड दे रही है और तीसरी मिनिस्ट्री मॉनिटरिंग करती है। तो इस कन्फ्यूज़न में क्या है, बहुत 3-4 प्रोसेस मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ें देख रही है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो पंचायत ना एकदम इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, ये होता है। चीफ मिनिस्टर जो है, यहाँ बात की गई है चीफ मिनिस्टर का कमिटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बताया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन को सक्सेस बनाना तभी पॉसिबल है। सक्सेस पॉसिबल कब होगा डिसेंट्रलाइजेशन का? जब चीफ मिनिस्टर खुद सीरियस होना है। सीएम ही मिनिस्टर्स को, मिनिस्ट्रीज़ जो होती है, ये जो मिनिस्ट्रीज़ होती है, सीएम जो होते हैं चीफ मिनिस्टर, उन मिनिस्ट्रीज़ को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं, पावर और फंड्स को पंचायत को ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसीलिए चीफ मिनिस्टर का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीएम कमिटेड है तो सिस्टम काम करेगा, और अगर सीएम इंटरेस्टेड नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ कहाँ रहेगा भाई? पेपर में रहेगा, पेपर वर्क में रहेगा। तो बहुत सारे स्टेट्स, मेनी स्टेट्स में ना ये सब चीज़ें बहुत वीक दिखती है, काफ़ी स्टेट्स में, और ओनली फ्यू स्टेट्स में इसको चीज़ को सीरियसली लिया गया है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, और बाकी में पॉलिटिकल विल जो है, मैनी स्टेट शो वीक पॉलिटिकल विल, मतलब वहाँ नहीं है इतना
लोग इतना सीएम नहीं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं पंचायत और में, डिले विले होता रहता है। कुछ स्टेट्स में अच्छे से काम हो रहा है। ओके, डिस्क्रिएशनरी प्रोविज़न इंक्लूड, क्या क्या डिस्क्रिएशनरी प्रोविजंस हैं? नॉमेनकल्चर ऑफ पंचायत एंड चेयरपर्सन, ये डिस्क्रिएशनरी है, स्वविवेक। साइज, पॉपुलेशन एंड एरिया, इसके अलावा जो भी होंगे वो मैंडेटरी होंगे, आप याद कर लीजिएगा। नॉमेनकल्चर ऑफ पंचायत एंड चेयरपर्सन, साइज, पॉपुलेशन एंड एरिया, कंपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ village chairperson, reservation of backward classes, powers and functions of gram sabha, extent of devolution under 11 schedules, local taxation powers, amount of grant in aid from state funds. excessive discretion risk बहुत ज़्यादा है, diluting grassroots democracy, ज़्यादा ही excessive दे दी जाती है ना अगर डिस्क्रिएशन की पावर, तो रिस्क होता है कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना वो डाइल्यूट हो जाएगी, वीक हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप जो है। तो यही था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एट पॉल चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू सो मच।